बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज के वीडियो में हम क्रिस्टोफर मार्लो की बायोग्राफ़ी और उसके वर्क्स को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल हो सके। सो नाउ वी मूव टू द टॉपिक। क्रिस्टोफर मार्लो एलिज़ाबेथन इरा या जिसको हम रेनेसां पीरियड कहते हैं, उस टाइम का बहुत बड़ा जो है वो ड्रामाटिस्ट था, पोइट भी था और ट्रांसलेटर भी था। अब ये शेक्सपियर का हम इसको फेलो भी कह सकते हैं, ठीक है, मतलब कि कंटेम्प्रेरी कह सकते हैं कि उसी ईयर में शेक्सपियर पैदा हुआ और उसी ईयर में जो है वो क्रिस्टोफर पैदा हुआ, लेकिन क्रिस्टोफर की बर्थ 2 महीने पहले हुई थी। तो ये अगर हम पहले की बात करें कि क्रिस्टोफर का जिस पे सबसे ज़्यादा असर हमें नज़र आता है ड्रामाटिस्ट पे, वो शेक्सपियर था। शेक्सपियर के जितने भी वर्क्स हम देख लें उनमें भी कहीं ना कहीं इसका असर ज़रूर नज़र आता है। सो ही इज़ कंसिडर्ड एज शेक्सपियर मास्टर इन ट्रेजेडी। और शेक्सपियर का मास्टर जो है वो ट्रेजेडी में कौन था? क्रिस्टोफर मार्लो था। इवन के शेक्सपियर ने भी बहुत बड़ी ट्रेजेडीज़ लिखी हैं, कॉमेडीज़ लिखी हैं, लेकिन इसका मास्टर जो है वो क्रिस्टोफर को जो है वो कंसीडर किया जाता है। एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 26 फरवरी 1564 में कैंटरबरी में, इंग्लैंड में ये पैदा हुआ था। बिफोर 2 मंथ्स ऑफ शेक्सपियर्स बर्थ, शेक्सपियर की बर्थ से 2 महीने पहले इसकी बर्थ हुई है। तो हम इनको जो है वो कंटेम्प्रेरी कह सकते हैं कि एज फेलो कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 मंथ्स का ही डिफरेंस है सिर्फ इनकी एज में। एंड ही डाइड ऑन 30 मई 1593 में डेडफोर्ड लंदन में इसकी डेथ हो गई थी। और इसकी डेथ के बारे में भी काफ़ी थेरीज़ हैं, मतलब कि इसकी नेचुरल डेथ तो नहीं हुई थी, लेकिन डेथ इसकी हुई इसका मर्डर किस तरह से हुआ सा ये भी बात क्लियर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको एक इंग्लिश नोबल मैन था जो कि एक बिजनेसमैन भी था, जिसका नाम है इंग्रिम फ्रीज़र, उसका नाम था, उसने इसको कत्ल करवाया था। और कुछ कहते हैं कि इसके कत्ल करवाने से पहले जो है वो क्वीन एलिज़ाबेथ थी, उसने भी इसके जो है वो ऑर्डर जारी किए थे इसके कत्ल के, इसका मर्डर करने के। तो बहुत सी थेरीज़ हैं जो इस हवाले से पेश की जाती हैं। एंड ही वॉज द सन ऑफ शू मेकर जॉन मार्लो का ये बेटा था और इसकी मदर का नाम कैथराइन मार्लो था। और इसने एंड ही गॉट इज़ अर्ली एजुकेशन फ्रॉम किंग्स स्कूल से इसने अपनी जो है वो इब्तदाई तालीम हासिल की थी। नेक्स्ट, अब किंग स्कूल से जो है वो इब्तदाई जो तालीम हासिल करने के बाद ये कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज में चला गया था। अब ये कॉलेज कहाँ पे है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ही ये कॉलेज था। तो इस तरह से इसने अपनी हायर एजुकेशन जो है वो 1580 to 1587 के दरमियान हासिल कर ली थी। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन ही वेंट टू लंदन चला गया। वहीं पे जाके ये एक्टर बन गया और उसके बाद फिर ड्रामाटिस्ट बन गया। और किस जो है वो कंपनी के लिए ये ड्रामे लिखा करता था? तो वो लॉर्ड एडमायरल की कंपनी थी जिसके लिए ये ड्रामा लिखा करता था। एंड ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, जो है वो इसको कहा जाता है। अब फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तो ये है कि इसके जितने भी ड्रामाज हमें नज़र आते हैं उनमें जिस किस्म का जो है वो थीम हमें नज़र आता है और जिस तरह की लैंग्वेज को इसने यूज़ किया है वो बड़ी क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है। और जो इमोशंस हमें नज़र आते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हमें नज़र आते हैं, ठीक है, वो जो ट्रू रेनेसां स्पिरिट हमें नज़र आती है वो इसकी ट्रेजेडी में नज़र आती है। इसकी वजह से इसको जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी भी कहा जाता है। एंड इज़ कॉल्ड द ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसांस की स्पिरिट हमें शेक्सपियर से पहले, मतलब इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, एज फेलो ही समझ सकते हैं इनको, ठीक है, जस्ट 2 मंथ्स का डिफरेंस है। तो हमें जो है वो शेक्सपियर से पहले इसके वर्क्स में वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं जो रेनेसां जो है वो पीरियड में अच्छी तरह से प्रिवेल कर रही थी, ठीक है ना। जो एक रेनेसां मूवमेंट आई, फिर उस मूवमेंट को हम लिटरेरी वर्क्स में अगर हम देखें तो हमें वो क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क्स में वो स्पिरिट नज़र आती है। तो इसको इसलिए ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसां भी कहा जाता है। इसने अपने जो लिटरेरी इसका या राइटिंग करियर था इसका 1587 to 1592 में, ठीक है, तक का, उसमें इसने ज़्यादा ट्रेजेडीज़ ही लिखी हैं और ये फेमस भी ज़्यादा ट्रेजेडीज़ की वजह से था, लेकिन इसने कुछ पोइटिकल वर्क्स भी लिखा है, ठीक है। अब इसने क्या किया, ड्रामे का जो सब्जेक्ट मैटर होता है, जो टॉपिक होता है, उसको उसने बहुत हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा दिया था। इससे पहले ड्रामे लिखे जा रहे थे, मोरालिटी प्लेस लिखे जा रहे थे, मिरिकल प्लेस लिखे जा रहे थे, मिस्टिकल प्लेस लिखे जा रहे थे, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों से हट के थोड़ा सा थीम जो है वो अब अलग हुआ था। इस वजह से वो अब जो इमोशंस होते हैं, जो लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं, वेदर गुड और बैड, ठीक है, जिस भी किस्म के होते हैं, क्योंकि इंसान को चूँकि उनका उन एक्सपीरियंस का कन्फ्रंट करना पड़ता है, उनको फेस करना
करना पड़ता है, तो उन सारे एक्सपीरियंस को, उन सारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को इसने अपने ड्रामे का जो है वो सब्जेक्ट मैटर बनाया था। तो इस लिहाज से इसके जो है वो इसकी वजह से ड्रामे का सब्जेक्ट मैटर बहुत ज़्यादा हाईएस्ट हो गया था और इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा जो है वो क्लासिकल थी। इवन कि ये भी कहा जाता है कि शेक्सपियर से भी ज़्यादा क्लासिकल लैंग्वेज इसकी हुआ करती थी। इसके करेक्टर पोएटिक लैंग्वेज यूज़ किया करते थे। अब ब्लैंक वर्ड्स क्या होती है कि अनराइम्ड जो वर्ड्स होती है उसको कहते हैं ब्लैंक वर्ड्स, ठीक है। और ये एक पोइटिक फॉर्म होती है, लेकिन ड्रामास में इस्तेमाल क्रिस्टोफर मार्लो से पहले भी ड्रामास में इसको इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो ने इसको इतना फ्लेक्सिबल बना दिया था, ठीक है, कि बहुत ऑब्वियस हो गई थी ये वर्ड्स और जिसे कहते हैं कि क्लासिकल वर्ड्स कहलाने लगी थी, क्योंकि इसके तरीका इस्तेमाल करने का तरीका ही कुछ ऐसा था इस ब्लैंक वर्ड्स को। इस वजह से जो है वो इसको ज़्यादा क्लासिकल कहा जाता है। इसकी लैंग्वेज जो है वो दूसरे राइटर्स की निस्बत इवन कि शेक्सपियर से भी ज़्यादा क्लासिकल थी। नेक्स्ट हमारे पास है लिटरेरी वर्क्स डिस्कस कर लेते हैं। ड्रामास को सबसे पहले लेते हैं। डाइडो क्वीन ऑफ कार्थेज, ये इसका पहला प्ले था, ये शॉर्ट प्ले था और ये जो है वो 1587 में लिखा गया था और 1594 में पब्लिश हुआ था। और ये डाइडो क्वीन का नाम था जो कार्थेज की रहने वाली थी। अब कार्थेज क्या था? कार्थेज एक कैपिटल सिटी था किसका? त्यूनिस का। और त्यूनिस जो है वो अगर हम अफ्रीका के नॉर्थ में बात करें तो वहाँ पे तुनीसिया के नाम से एक मुल्क है, ठीक है, एक कंट्री है। तो वहाँ पे एक शहर था कार्थेज, उसकी क्वीन है, उसी पे बेस करता है ये ड्रामा। सेकंड नंबर पे हमारे पास टैम्बरलैंड द ग्रेट है और टैम्बरलैंड द ग्रेट जो है वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसको 1587 में लिखा गया था और पब्लिश 1590 में ये जो है वो पब्लिश हुआ था। अब ये बेस करती है सेंट्रल एशियन जो एम्परर था जिसका नाम तैमूर था, उसकी लाइफ पे बेस करती है ये ट्रेजेडी। और इसके जो 2 पार्ट्स थे उनको पहले एक वॉल्यूम में जो है वो पब्लिश किया गया था, उसके बाद इसका सेकंड और फिर थर्ड एडिशन भी आया था। नेक्स्ट हमारे पास है द जियो ऑफ माल्टा। तो माल्टा सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसका टाइटल क्लियर कर दूं कि माल्टा एक कंट्री है, ठीक है, मेडिटेरियन सी के सेंटर में ये एक कंट्री है और ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है द जियो ऑफ माल्टा, ठीक है। और इसको रिटर्न जो है वो लिखा गया था 1589 और 90 के दरमियान में लिखा गया था और इसको पब्लिश जो है वो 1633 में इसको पब्लिश किया गया था। अब इसकी सेटिंग जो है वो उस जिस मुल्क का नाम है माल्टा वही उसी की सेटिंग जो है वो रखी गई है 1565 की। अब ये एक ज्यूश मर्चेंट है, एक कारोबार जो है वो कारोबारी बंदा है जो कि एक ज्यूश है, एक यहूदी है, उसकी लाइफ पे बेस करती है, ठीक है, जो माल्टा में रहता है जिसका नाम बाराबस है। 4th नंबर पे हमारे पास डॉक्टर फॉस्टस है और डॉक्टर फॉस्टर जो है वो लिखा गया था 1592 में, 1604 में इसको पब्लिश किया गया था। अब डॉक्टर फॉस्टर्स का जो फुल टाइटल था वो ये था कि द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड द डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। और डॉक्टर फॉस्टर्स एक जर्मन लेजेंड था जिसका फुल नेम जो है वो जोहन जॉर्ज फॉस्ट था, ठीक है। और फॉस्ट वर्ड जो एक लैटिन वर्ड है जो मतलब है लकी होना, खुशकिस्मत होना। 5th नंबर पे हमारे पास एडवर्ड सेकंड है जिसको लिखा गया था 1590 में इसको लिखा गया था और 1593 में इसको पब्लिश किया गया था। और इसका जो फुल टाइटल है वो है द ट्रबलसम रेन एंड द लेमेंटेबल डेथ ऑफ एडवर्ड द सेकंड किंग ऑफ इंग्लैंड एंड द ट्रेजिकल फॉल ऑफ प्राउड मॉर्टिमर, ये इसका फुल टाइटल था। और ये होमोसेक्सुअल पे बेस करता था, ठीक है, मतलब इस दो जिसे कहते हैं ना सेम सेक्स के दरमियान जो एक रिलेशन होता है उसको कहते हैं। अब ये एडवर्ड सेकंड जो था ये भी एक ट्रेजेडी थी। उसके बाद हमारे पास है द मैसेकर एट पेरिस। तो फर्स्ट पे जो वर्ड मैसेकर है इसका मतलब है किलिंग, मतलब कत्ल, ठीक है। और बहुत से लोगों का कत्ल हुआ था पेरिस में जो प्रोटेस्टेंट्स थे उस टाइम, ठीक है, और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्ट्राइक में थे, तो उन लोगों का कत्ले आम हुआ था। अब ये ड्रामा जो है वो 1592 में लिखा गया था और 1593 में इसको पब्लिश किया गया। पोइट्री में सबसे पहले इसने लुकन्स की जो एक पोएम थी फर्सीलिया उसकी बुक 1 को ट्रांसलेट किया था। सेकंड पे ओविड्स की पोएम थी अमोरस, एक पोइटिकल वर्क था, उसको ट्रांसलेट किया था 1580s में। और थर्ड नंबर पे इसने जो पोएम लिखी थी वो थी द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, जो कि कहा जाता है कि 1593 से पहले लिखी गई थी। उसके बाद 4th नंबर पे है हीरो एंड लिएंडर, ये एक जो है वो लास्ट पोएम थी जो इसने लिखी थी और ये अनफिनिश थी, इससे इसकी डेथ हो गई थी तो ये कंप्लीट नहीं हो सकी। बाद में इसको जॉर्ज चैपमैन ने कंप्लीट किया था। तो ये इस तरह से इसके ड्रामास थे और ये इसका पोलिटिकल वर्क्स था। तो आज का लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।
थैंक यू सो मच।